आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेनली 4 टॉपिक्स पे, और इसके आगे भी जो टॉपिक्स हैं एप्लीकेशन, मेनली 5 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और, वर्क डन फाइंड करेंगे एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। ये मेनली हमने डिस्कस कर लिया है ये तीनों टॉपिक, लेकिन उसमें वॉइस के कुछ इशू आ रहा था, तो हम ये 3 टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखो, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है पर यूनिट एरिया। दैट मीन्स स्ट्रेस क्या हो गया? रीस्टोरिंग फोर्स। ये किसी मटेरियल या सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। जैसे किसी सॉलिड पे आपने फोर्स लगा दिया, हमने पहले भी डिस्कस करा था, इसको हमने स्ट्रेच कर दिया। इधर भी एक फोर्स लग रहा है क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर या नॉर्मल पे, ऊपर और नीचे फोर्स लग के ये कि इसको क्या कर दिया? स्ट्रेच कर दिया। इसकी लेंथ जो हो गई एल प्लस डेल्टा एल हो गई। स्ट्रेच करने के बाद वो जो सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो सरफेस अपना जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन या शेप को रिगेन करे, तो उस तो मटेरियल जो फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसी को हम क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया is called stress. Restoring force per unit area is called stress. Restoring force per unit area is called stress. स्ट्रेस का जनरली फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस को हम शो कैसे करते हैं? तो स्ट्रेस को सिग्मा से शो करते हैं। दिस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स जैसे स्ट्रेच कर दिया गया तो हम उसको बोल देते हैं टेंजाइल स्ट्रेस। टेंजाइल स्ट्रेस कब होगा? जब उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। आपने क्या किया है? नॉर्मली मैंने इसकी डिफिनेशन राइट करा दिया पहले वीडियो में, आप लोग इसके देख लेना। इस केस में टेंजाइल स्ट्रेस होगा जब इसकी लेंथ को क्या कर दिया गया है? स्ट्रेच कर दिया गया है, टेंजाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस कब होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस तब होगा जब आपने क्या कर दिया? उसको कंप्रेस कर दिया है किसी चीज को, उसकी लेंथ डिक्रीज हो गई है। तो उस केस में जो स्ट्रेस होगा क्या होगा? आपने क्या किया? ऊपर नीचे से फोर्स लगा दिया और इसकी क्या हो गई? लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तब हम इसको क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंजाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस को कंबाइंडली हम क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। फॉर्मूला यही रहता है हमेशा, याद रखना है आपको। स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एरिया। शियर स्ट्रेस क्या होता था? किसी सिलेंडर पे आपने फोर्स लगाया, जनरली टेंजाइल या कंप्रेसिव या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में हम जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं या नॉर्मल पे फोर्स लगा रहे हैं। और जब हमने फोर्स लगाया पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन, इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया,
इस केस में जो इस केस में जो स्ट्रेस होगा इस केस में जो स्ट्रेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस या इसी को क्या बोलते हैं? टैंजेंशियल। क्योंकि पैरेलल, जैसे ऐसा लग रहा है कर्व पे हमने क्या कर दिया, इसके पैरेलल फोर्स लगा दिए, तो इसको शियर स्ट्रेस, और क्या बोलते हैं इसको? टैंजेंशियल स्ट्रेस। टैंजेंशियल स्ट्रेस। जो लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव या टेंजाइल स्ट्रेस है वो क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, जबकि शियर में क्या हो रहा है? पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमें स्ट्रेस के कुछ फॉर्मूले जो हैं, जैसे स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, या एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन स्ट्रेस। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसका आगे जरूरत पड़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं कि किस एरिया पे हमने फोर्स अप्लाई करा है, और उससे हम डायमीटर भी फाइंड कर पाएंगे कि कोई कितना लोड ले सकता है। उस वायर की डायमीटर क्या होना चाहिए, क्योंकि जनरली वायर क्या होता है? सिलिंड्रिकल होता है। इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे कोई लोड लगा दिया बड़ा सा हैवी वेट, तब हम इसका क्रॉस सेक्शन फाइंड कर पाएंगे, डायमीटर फाइंड कर पाएंगे। आगे हम देखेंगे एप्लीकेशन। अभी बस ध्यान रखना है कि स्ट्रेस इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये हमारा स्ट्रेस हो गया। फिर स्ट्रेन क्या होता है उसको समझो एक बार। स्ट्रेन, तो स्ट्रेन को इस सिंबल से शो करते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान देखो कि स्ट्रेन होता क्या है। स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, अब कॉन्फ़िगरेशन लेंथ भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मेनली तीन तरह के ही स्ट्रेन को हमें पढ़ने हैं, टाइप्स जो है हमारा स्ट्रेन का। पहला जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होगा? जनरली किसी वायर में या सिलिंड्रिकल सरफेस में या वायर है, सपोज करो एक क्रेन का वायर है, इसमें हमने कोई लोड लगा दिया, तो ये क्या होगा इसमें? इसकी लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो सकती है, जिसमें हमने लोड लगा दिया, तो ये स्ट्रेच होगा ना, ये थोड़ा सा, इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल। हमारा क्या हो गया? ये स्ट्रेच हो गया, ऐसे बन गया। एल प्लस डेल्टा एल, तो जो चेंजेस आया वो क्या आया? डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्या था? एल। तो डेल्टा एल बाई एल जो है वो क्या हो गया हमारा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब लेंथ में क्या चेंजेस आए उसको डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
उसके बाद देखो कोई ऑब्जेक्ट को अगर मान लो किसी लिक्विड में डाला जा रहा है और लिक्विड में हर तरफ से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो हो सकता है इसकी वॉल्यूम क्या हो जाए, चेंज हो जाए। या चारों तरफ से अगर इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। ये वी ये V1 है, ये V2 है, तो जो डेल्टा V होगा वो क्या होगा, V2 - V1। डेल्टा V इज इक्वल टू V2 - V1। तो इस केस में जो स्ट्रेन होगा वो उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये जनरली हाइड्रोलिक प्रेशर जो होता है ना, हाइड्रोलिक प्रेशर देखा होगा आप लोगों ने, किसी चीज को कंप्रेस कर रहा है तो उसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, और जो चेंज जो आएगा वो क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन वी। इसको क्या बोलेंगे हम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या चेंजेस आए, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तीसरा जो हमारा शियर स्ट्रेन, जैसे जैसे शियर स्ट्रेस हमने पढ़ा था, वैसे ही हमारा है क्या है, शियर स्ट्रेन। तो इसमें यहाँ से डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स हो गया, ये थीटा है हमारा, ये एल है, ये एल है। तो जो शियर या टैंजेंशियल स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, शियर स्ट्रेन, उसका होगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एल, जो कि tan थीटा के बराबर होगा। इस ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा लगाएंगे तो दिस बाय दिस हो जाएगा, ये tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो शियर स्ट्रेन जब भी आपको फाइंड करना होगा, आप क्या करोगे, जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल, जो होगा हमारा शियर स्ट्रेन होगा, और उसका एंगल जब गिवन है तो tan थीटा जो फाइंड कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, शियर स्ट्रेन आ जाएगा। तो ये तीन कंसेप्ट थे, ये अब पहले भी हम पढ़ चुके हैं लेकिन वॉइस में इशू था उसका। अब हम करेंगे हुक्स लॉ। फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन, मतलब उतना ज्यादा आपको डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाया गया है, ये लगाया भी गया है तो बहुत कम फर्क पड़ा है, उसकी डिफॉर्मेशन उतनी ज्यादा नहीं हुई है। फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन are directly proportional to each other, directly proportional to each other, directly proportional to each other। मतलब यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हो गया, स्ट्रेन के हो गया। तो जो स्ट्रेस होगा इक्वल टू के टाइम्स स्ट्रेन हो जाएगा, वेयर ये क्या हमारा स्ट्रेस है, ये क्या है, स्ट्रेन है।
और वेयर के क्या है, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट known as K is called proportionality constant known as modulus of elasticity, of modulus of elasticity, modulus of elasticity. ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ध्यान से देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है क्या हो गया, के इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ध्यान से देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी सॉलिड की अगर ज्यादा है, दैट मींस ज्यादा स्ट्रेस पे भी स्ट्रेन कम आएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगला जो टॉपिक है हमारा वो यही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको मॉडुलस, मॉडुलस सिंगुलर होता है, मॉडुली क्या होता है, प्लुरल होता है। तो क्या होता है, अभी हमने देखा था, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी मटेरियल का, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल। अब हमें तीन पढ़ने हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहला जो है टाइप्स जो है इसका, फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस, दूसरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीसरा जो हमें पढ़ने हैं shear modulus of elasticity। young modulus, bulk modulus and shear modulus of elasticity। फर्स्ट हमारा है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, टेंजाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दैट मीन्स ये हो गया हमारा फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम डिवीजन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, नीचे डेल्टा एल आ जाएगा, एल अपॉन डेल्टा एल। दैट मीन्स यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ
जिसपे आपका फोर्स लग रहा है इनटू उसकी डिफॉर्मेशन, दैट मीन्स डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ। यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज भी होता है एप्लीकेशन में भी। आप देखोगे किसी जो क्रेन होते हैं जो बड़े बड़े लोड उठाते हैं उसकी यंग मॉडुलस काफी इंपॉर्टेंट होती है। वहां से आप जितना ज्यादा यंग मॉडुलस होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स होगा, लेकिन ये कम होगा, मतलब डिफॉर्मेशन कम होगी। तो यंग मॉडुलस इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट क्या होगा, यंग मॉडुलस का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा? तो वैसे भी देखो ये हमारा यंग मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है ना। तो ऐसा यूनिट की बात करें तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस होता है, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। तो इसका भी ऐसा यूनिट जो होगा प्रेशर की तरह ही होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, प्रेशर की तरह। यंग मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर या स्ट्रेस की तरह, फोर्स अपॉन एरिया, दैट मीन्स ml माइनस 1 t माइनस 2। इसको याद रखने बड़ी इंपॉर्टेंट है। यंग मॉडुलस का डायमेंशन राइट करो तो क्या होगा, जो प्रेशर का जो प्रेशर का डायमेंशन होगा, जो यूनिट होगा सेम हो जाएगा इसका। पास्कल भी बोल सकते हैं ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो नोन एज पास्कल। पास्कल भी इसका यूनिट हो गया। अगर यंग मॉडुलस का यूनिट पूछा जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी बोलेंगे। जितना ज्यादा यंग मॉडुलस होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होगा। देख रहे हो ना, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगा अगर उस पर लग रहा है फिर भी क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन कम होगी। तो बुक में एक टेबल दे रखा है, एक बार आप लोग रीड करना। जैसे एल्युमिनियम का, कॉपर का गिवन है, आयरन का गिवन है। कॉपर का बहुत ज्यादा 8000 के आसपास है, आयरन का उससे कम है, स्टील का 7800 है। तो जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा है वो मटेरियल क्या होगा, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो वेट ज्यादा बियर कर पाएगा। इस पे एक न्यूमेरिकल्स है, आप लोग ट्राई करना। A structural steel rod has a radius of 10 mm and length given है 1 मीटर और 10 kN मतलब 10,000 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और लेंथ के लॉन्ग। तो हमें स्ट्रेस फाइंड करने हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर ही लेंगे, सर्कल का एरिया होता है। स्ट्रेस के लिए फोर्स अपॉन एरिया लगाएंगे और एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और स्ट्रेन फाइंड करने हैं तो क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस उसका गिवन है तो आपको सीधा फॉर्मूला ये लगा दोगे। एक मिनट, यंग मॉडुलस गिवन है, फोर्स गिवन है, फोर्स फाइंड कर लोगे, लेंथ भी गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फाइंड कर लोगे तो डेल्टा एल आ जाएगा इस फॉर्मूले से। इसके न्यूमेरिकल्स जरूर ट्राई करना आप लोग। इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स गिवन है। shear modulus of elasticity कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ shearing stress and the corresponding shear strain. It is also called modulus of rigidity. इसकी वैल्यू ज्यादा होने पे मटेरियल क्या हो जाता है, ज्यादा रिजिड एंड हार्ड होता है। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं तो फॉर्मूला अगर डिराइव करें तो क्या होगा, जी इज इक्वल टू shear stress डिवाइडेड बाई shear strain। ये क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, shear strain क्या होगा, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एल। डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एल
या उसी को ही हम क्या बोलते हैं, थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसी को tan थीटा बोलते हैं। तो ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया इंटू लेंथ अपॉन डेल्टा एक्स। ये जी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। तो ये एक हमारा इक्वेशन क्या आ गया, एक इक्वेशन तो ये आ गया जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू एल डिवाइडेड बाई एरिया इंटू डेल्टा एक्स। एक ये फॉर्मूला आ गया किसका, जी मतलब क्या हो गया, शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एक फॉर्मूला और हम डिराइव कर सकते हैं, इसको हम tan थीटा भी बोलते हैं ना। देखो जो जी की वैल्यू हो गई शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया, और इसको हम tan थीटा भी बोल देते हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया। एक चीज और देखो, फिजिक्स का एक रूल है, कभी मैं समझाऊंगा, जब थीटा बहुत ही ज्यादा लेस हो, थीटा इज वेरी वेरी लेस, देन जो tan थीटा होता है ना वो थीटा के इक्वल आ जाता है। या आप ये समझो कि जैसे एक सर्कल है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर हो जाता है। तो जैसे शियर मॉडुलस में आप ये देखो, कोई क्यूबिकल बॉक्स को हम डिफॉर्म किया हमने, तो जो ये एंगल है बहुत ही कम बन रहेगा, यहाँ ये डेल्टा एक्स है और ये थीटा बहुत ही कम होगा और ये एल है। तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस बाय दिस होता है, या थीटा इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो एक ये भी फॉर्म बनता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय थीटा। या इसको अगर हम ये बोलें कि एफ अपॉन ए इंटू थीटा, तो ये भी करेक्ट है। शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एफ अपॉन ए इंटू थीटा। इसका एसआई यूनिट की बात करें तो सेम ही होगा, एसआई यूनिट जो होगा प्रेशर का ही होगा, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए स्ट्रेस का ही यूनिट होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल बोलेंगे। डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर की तरह ही होगा, ml -1 t -2 हमारा क्या होगा, डायमेंशन होगा किसका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस का। एक चीज और देखो कि यंग मॉडुलस जनरली क्या होता है, यंग मॉडुलस जनरली ग्रेटर देन, यंग मॉडुलस इज ग्रेटर देन जी। और फॉर मोस्ट मटेरियल, जो यंग मॉडुलस होता है, जो बल जो क्या शेयर मॉडुलस होता है, वो अप्रोक्सीमेटली यंग मॉडुलस का क्या होता है, 1/3 होता है। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, यंग मॉडुलस का अप्रोक्सीमेटली शेयर मॉडुलस क्या होता है, 1/3 होता है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। इट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द हाइड्रोलिक स्ट्रेन। हाइड्रोलिक स्ट्रेन को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दैट मीन्स बी इज इक्वल टू क्या बन जाना चाहिए, जनरली जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू, वो प्रेशर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई बी, ये नेगेटिव होगा ना, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव होगा। इस केस में हमें बल्क मॉडुलस को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। बल्क मॉडुलस इज पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए डेल्टा वी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे एसआई यूनिट की बात करें तो इसका भी यूनिट, एसआई यूनिट तो सेम ही होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, या पास्कल होगा इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। इसका डायमेंशन भी क्या होगा, प्रेशर की तरह होगा। फोर्स पर यूनिट एरिया को ही तो चेयर बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेशर वर्ड यूज हो गया है, क्योंकि जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है वो हाइड्रोलिक प्रेशर के इक्वल होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, जो कि प्रेशर का भी होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में सिग्निफिकेंस है, वो मैं राइट करवा रहा हूँ आपको। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, जब प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में बल्क मॉडुलस को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे हमें साइन क्या लगाना पड़ रहा है, नेगेटिव लगाना पड़ रहा है। अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका टेबल भी दे रखा है, ध्यान रखना आप लोग, बल्क मॉडुलस का टेबल दे रखा है, तो एक बार कंपैरेटिव स्टडी करना, पूरा याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन किसका क्या होता है एक सीक्वेंस माइंड में सेट होना चाहिए। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। दैट मीन्स कंप्रेसिबिलिटी फाइंड करना है तो वन बाई बल्क मॉडुलस करोगे। अभी देखा हमने बल्क मॉडुलस का क्या फॉर्मूला था, बल्क मॉडुलस का क्या था, माइनस डेल्टा माइनस पी ओवर डेल्टा वी बाई वी। दैट मीन्स कंप्रेसिबिलिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, माइनस वन बाई पी इंटू डेल्टा वी बाई वी, ये फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस वन बाई पी डेल्टा वी बाई पी। जो फॉर्मूला था उसी को रेसिप्रोकल करना है। बल्क मॉडुलस का हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, माइनस पी बाई डेल्टा वी बाई वी, तो ये रेसिप्रोकल ऐसे हुआ था, माइनस पी बाई वन मल्टीप्लाई वी बाई डेल्टा वी। इसी को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, कंप्रेसिबिलिटी बनेगा।
द बल्क मॉडुलस ऑफ फॉर सॉलिड आर मच लार्जर देन लिक्विड, ये याद रखना है। एन क्या होगा, बल्क मॉडुलस ऑफ गैसेस से ज्यादा बड़ा होगा। तो सॉलिड का बल्क मॉडुलस होगा वो ज्यादा ग्रेटर होगा लिक्विड से, और उससे ज्यादा, उससे कम होगा किसका, गैसेस का बल्क मॉडुलस और ज्यादा कम होगा, क्योंकि रिजिडिटी उतनी ही कम होगी। इस बल्क मॉडुलस जो होगा वो ज्यादा कंप्रेसिबल होगा ना। बल्क मॉडुलस ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, बल्क मॉडुलस में ज्यादा होने का क्या मीनिंग है कि प्रेशर ज्यादा होगा तो भी वॉल्यूम में क्या आएगी, कम चेंजेस आएंगे, है ना। लेकिन गैसेस का तो बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, ये ध्यान में रखना है आपका। कंप्रेसिबिलिटी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइसन्स रेशियो। तो इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेंथ टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, जैसे मान लो कोई सिलिंड्रिकल वायर है, उस पर कोई वेट लगा दिया जैसे क्रेन में, तो जैसे ही इसकी जो डिफॉर्मेशन होगी, दैट मीन्स ये स्ट्रेच होगा, इसके डायमीटर भी में भी चेंजेस आएंगे। तो जो डायमीटर में चेंजेस आ रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं लैटरल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पता ही है, ये एल है और ये एल प्लस डेल्टा एल, और डेल्टा एल बाई एल क्या हो गया हमारा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इन दोनों का रेशियो जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, पॉइसन्स रेशियो। क्या कहलाएगा, पॉइसन्स रेशियो। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइसन्स रेशियो। तो पॉइसन्स रेशियो क्या है, प्योर नंबर है, नंबर ही आएगा, है ना। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन, वैल्यू ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर। जैसे स्टील का दे रखा है बुक में तो ये याद होना चाहिए 0.282 0.30, एल्युमिनियम का दे रखा है 0.33। पॉइसन्स रेशियो से क्या पता चल रहा है कि जैसे कोई भी वेट अगर हम क्रेन में जब से यूज कर रहे हैं तो कितना ज्यादा वेट लगाएंगे तो उसकी डायमीटर कितने ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे और उसकी स्ट्रेंथ की पता चलती है। तो पॉइसन्स रेशियो अब क्या होता है, ये डिफिनेशन में आ सकता है कि पॉइसन रेशियो का डिफिनेशन राइट करो, या एमसीक्यू में आ सकता है कि लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, या स्टील का कितना होता है पॉइसन्स रेशियो। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच वायर। एक वायर है, इस पे कोई लोड लगा देंगे तो क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो चेंजेस इतना आए हैं तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। यहां से अगर हम देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा सीधा सीधा, तो कितना हो जाएगा, एफ बाई ए कितना हो जाएगा, यंग मॉडुलस इंटू डेल्टा एल बाई एल, और ए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू डेल्टा यंग मॉडुलस इंटू ए इंटू डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा। अब देखो वर्क डन कितना होगा, जैसे वेट लगाया तो उसके थ्रू वर्क डन क्या होगा, वर्क डन टू स्ट्रेच वायर फ्रॉम, जो उसकी लेंथ, जो इसकी लेंथ पहले उसकी लेंथ जीरो मतलब जीरो चेंजेस था, और फिर हमने एल इक्वल टू 1 तक, 0 to 1 तक अगर इंटीग्रेशन करें, पहले उसमें डिफॉर्मेशन क्या था, जीरो, और फिर डिफॉर्मेशन क्या हो गया, 1 तक हो गया। इसका मतलब पहले उसकी लेंथ एल थी, उसके बाद लेंथ क्या हो जाएगी, एल प्लस
1 हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका इंटेग्रल 0 to 1। फोर्स का फॉर्मूला यहां से हम पुट करेंगे तो क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इंटू ए इंटू डी एल बाई, एक मिनट, थोड़ा सा चेंजेस मैं करा रहा हूँ, ध्यान से देखो। पहले इसकी लेंथ एल थी, अब हमने मान लिया इसमें जो चेंजेस एलोंगेशन जो हुआ वो एल हो गया, मतलब एल प्लस एल, जो एलोंगेशन हुआ स्मॉल एल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यंग मॉडुलस कितना हो जाएगा, यंग मॉडुलस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। तो यहाँ थोड़ा सा चेंजेस आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यंग मॉडुलस इनटू स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल, यहाँ से फोर्स फाइंड करूंगा तो स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। ठीक है, और हमने इंटीग्रेट किया, पहले जीरो डिफॉर्मेशन था टू एल तक कर रहे हैं, 1 तक नहीं कर रहे हैं, हम एल तक कर रहे हैं। ठीक है, पहले एलोंगेशन जो था 0 था डिस्प्लेसमेंट, और फिर क्या हो गया, एल तक चला गया वो डिफॉर्मेशन। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो। वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स का फॉर्मूला पुट करो, यंग मॉडुलस इंटू एरिया एल अपॉन एल इंटू डी एल, ये 0 to L हो गया। जो चीजें कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगी, तो देखो यहाँ डी एल है ना, तो एल को छोड़, स्मॉल एल को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यंग मॉडुलस इंटू ए अपॉन एल, ये कांस्टेंट है, और एल इंटू डी एल इसका इंटेग्रल होगा 0 to L। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, यंग मॉडुलस इंटू एरिया अपॉन एल। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर बाई 2, 0 to L। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट, तो ये एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा। तो यंग मॉडुलस इंटू एरिया अपॉन लेंथ इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा वर्क डन आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे हम। वर्क डन इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इंटू एरिया अपॉन लेंथ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंजेस ला रहा हूँ, ध्यान से देखो। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ हो गया पहले, फिर यंग मॉडुलस हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे, कैपिटल एल से। यहाँ पे ध्यान से देखना, बाकी चीजें ऐसी हैं, एल स्क्वायर है ना, बचा क्या, कैपिटल एल बचा नीचे की तरफ, और एरिया बचा, एरिया बाई एल। वाई ए एल स्क्वायर बाई एल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एल से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे,
एल से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो किसी भी, जैसे मान लो सरफेस का ना, उसका क्रॉस सेक्शन में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी वॉल्यूम आ जाती है। वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट, छोटे क्लास में भी पढ़ा है हमने। तो ये हो गया हमारा यंग मॉडुलस, और ये हो गया एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, 1/2 यंग मॉडुलस इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल बाई एल का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो एल क्या था, हमारा इलोंगेटेड लेंथ था, और ये कैपिटल एल ओरिजिनल, तो ये स्ट्रेन आ गया। W इज इक्वल टू हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। स्ट्रेन का सिंबल ये है, तो इसका स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। यंग वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अब देखो इसको स्ट्रेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, यंग मॉडुलस था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। तो इस फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं, वर्क डन डिवाइडेड बाय वर्क डन इक्वल टू हाफ यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। इसको स्क्वायर को दो बार मैंने राइट कर दिया मल्टीप्लाई करके, तो वर्क डन इक्वल टू 1/2, ये क्या हो गया आपका स्ट्रेस, और ये क्या हो गया स्ट्रेन, और इंटू वॉल्यूम। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब है वर्क डन स्टोर्ड इन द वायर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन स्टोर्ड इन वायर in the form of elastic potential energy, elastic potential energy is capital U per unit volume। ये हो गया आपका इंटू वॉल्यूम। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम से हमें डिवाइड कर देना है, इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर पर यूनिट वॉल्यूम, हमारा ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गया, यही हमें डिराइव करना था। ये ज्यादा मार्क्स का आ सकता है, तो ध्यान रहे। अब एप्लीकेशन क्या है, ध्यान से देखो, कुछ एप्लीकेशंस हम फाइंड कर सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या है इन सब सारे कंसेप्ट्स का, पहला है क्रेन, जो है क्रेन में जो वायर यूज होता है हेवी वेट को उठाने के लिए, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एक कंडीशन होता है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए जो लोड है
और डिवाइडेड बाय स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस है? कौन सा स्ट्रेस होगा? ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है क्रेन यूज फॉर लिफ्टिंग और मूविंग हेवी लोड्स from place to place have a thick metal rope which have load attached. The rope is pulled by using pulleys and motors. Suppose we want to make a crane which has a lifting capacity of 10 tons. 10 tons का मतलब क्या हो गया? 1000। 10 tons का मतलब 10,000 kg। 10 टन। एक टन कितना होता है? एक टन 1000 kg का होता है। हाउ थिक शुड द स्टील रोप बी? स्टील रोप कितना होना चाहिए? स्टील का यंग मॉडुलस मालूम होता है, स्टील का स्ट्रेस मालूम फाइंड कर सकते हैं हम। यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? लोड क्या हो जाएगा? फोर्स वेट के बराबर हो जाएगा। mg। तो जी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁵ आ जाएगी। ये 9.8 यूज कर सकते हैं हम। स्ट्रेस जो इसका होता है, वी फाइंड दैट द माइल्ड स्टील हैज ए यंग मॉडुलस, यंग यील्ड। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेस हो गया। यील्ड स्ट्रेंथ ये इसका फुल फॉर्म होता है। यील्ड स्ट्रेंथ स्टील की दे रखी है 300 इंटू 10⁶। 300 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यील्ड स्ट्रेंथ हमने ग्राफ में भी देखा था। यील्ड स्ट्रेंथ ये सब फॉर्मूला इसमें डालेंगे वेट और इसकी, तो हम यहाँ से एरिया फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम एरिया क्या हो सकता है? मिनिमम एरिया क्या हो सकता है? अगर मिनिमम एरिया फाइंड कर लिया तो फिर πr² लगा के हम इसका रेडियस एंड डायमीटर भी फाइंड कर पाएंगे कि क्या डायमीटर होना चाहिए कितना लोड उठाने के लिए। तो इस तरह से हम क्रेन बना सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। W क्या है? वेट लोड mg से निकलेगा। इसकी यील्ड स्ट्रेंथ गिवन होगी, हम डिवाइड करके एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर इसको πr² से इक्वल करके रेडियस एंड डायमीटर फाइंड कर सकते हैं हम। सेकेंड एप्लीकेशन है जैसे क्या है, एक यहाँ पर ब्रिज है जो एंड से सपोर्टेड है। एक मान लो एक बार है, ये क्यूबॉइडल बार है ये, तो इसकी लेंथ L है, जो इसकी हाइट होगी डेप्थ D और इसकी विड्थ जो है B है, उस पर बीच से वेट लटकाया जा रहा है। तो कितना बेंड हो सकता है? ये ओरिजिनल यहाँ पे था, वो बेंड होके यहाँ पे आया है, तो वो कितना बेंडिंग होगी उसको इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। W मतलब वेट हो गया जो लोड हो गया, इंटू L इसकी जो ब्रिज है या बीम बोल सकते हैं हम, उसकी लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू बी मतलब इसका ब्रेथ होगा ना, जैसे कि बॉयडल बार होगा तो लेंथ ब्रेथ हाइट होगा, इंटू इसकी डेप्थ मल्टीप्लाई यंग मॉडुलस। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है? यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होगा बेंडिंग उतनी ही क्या होगी? कम होगी। ये एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन, जैसे आप मान लो इस टाइप का, जैसे मान लो सिलिंड्रिकल कोई पिलर बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, तो ऐसे वो बेंड हो जाता है, इधर की तरफ बेंड हो सकता है या इधर की तरफ बेंड हो सकता है। वैसे ही अगर मान लो सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हो, इधर से बाहर से एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हो, ऊपर और नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, तो इसकी जो होगी बेंडिंग कम होगी।
Pillars with rounded shape support less load than that with the distributed shape at the ends. ये डिस्ट्रीब्यूटेड शेप है, ये राउंडेड शेप है, ये ज़्यादा सपोर्ट करेगा वेट को। कोई ब्रिज बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, इस टाइप के पिलर्स बनाने चाहिए। बाकी जितने इंजीनियर्स है, इंजीनियर्स हर चीज़ को स्टडी करके अगर कोई चीज़ बनाएंगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। अब एक बड़ा सा मान लो माउंटेन है, इसकी हाइट कितनी हो सकती है? अगर बेस का रॉक जो है उसको सपोर्ट करना है तो बेस का रॉक का इलास्टिक लिमिट जो होती है वो नियरली 30 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर, 30 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी इलास्टिक लिमिट होती है। मतलब क्या हुआ कि ये इतना प्रेशर बियर कर सकता है ना? इलास्टिक लिमिट प्रेशर का यूनिट है ना, मतलब इतना प्रेशर बियर कर सकता है ये रॉक। ये रॉक की डेंसिटी जो है 3 × 10⁻³ kg/m³ होता है अप्रोक्सीमेटली। मान लो माउंट हिमालय का फाइंड कर रहे हैं हम, तो मैक्सिमम उसकी हाइट हमें निकालना है। तो प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है जो काफ़ी जगह यूज भी होगा, ρgh। इसका डायमेंशनल हम देख सकते हैं, रो हमारा डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या आप ये ध्यान से देखो, ये mgh हो गया ना। mgh हमारा क्या होता है? वर्क डन। वर्क डन बाय वॉल्यूम क्या होता है? प्रेशर, है ना? या आप ये सोचो mg हमारा फोर्स हो गया, mg क्या हो गया? फोर्स हो गया। और ये वॉल्यूम क्या हो गया? L3, और ये हो गया हमारा L हो गया। तो फोर्स बाय एरिया हमारा क्या हो गया? प्रेशर। तो ρgh एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है प्रेशर का। रो क्या है? डेंसिटी, जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट है। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि ये मिनिमम कितने हाइट बियर कर सकता है। तो रो हमारा 3 × 10⁻³ है, और जी की वैल्यू मान लो 9.8 या क्या ले लेंगे? 10 ले लेंगे। जी की वैल्यू 10, और एच हमें निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके। तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो एच की आएगी वो 10 किलोमीटर या 10,000 मीटर, जो कि 10 किलोमीटर के आसपास आएगी। दैट मीन्स माउंट एवरेस्ट जो है उसी के आसपास जो हाइट हम हिमालय का जो बॉटम का रॉक है वो बियर कर सकता है। ये सॉलिड स्टेट हमारा जो टॉपिक था वो आज फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। आज के लिए इतना ही।